आकलन की आवश्यकता क्यों है? ये बताइए, चलिए अपने विचार बताइए इस बारे में कि आकलन की आवश्यकता क्यों है? आप सबके अनुसार क्या लगता है आपको आकलन क्यों करना चाहिए? उसका क्या महत्व है? जो हमारी अ, शिक्षण पद्धति है, जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जिसे सिखाना चाह रहे हैं, उसमें उसकी क्या भूमिका है और क्या महत्व है? आकलन की आवश्यकता क्यों? मैडम, आकलन की आवश्यकता इसलिए है कि जो हम शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, वो उस उद्देश्य तक हम प्राप्त कर पा रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और जो छात्रों की जो शैक्षिक स्थिति है, वो उस स्तर तक वो पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसके लिए हम आकलन करते हैं। इसलिए हमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों के स्तर का निर्धारण करने के लिए, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की जानकारी के लिए हमें आकलन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सर, बहुत इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बता पाती, बहुत बढ़िया बताया। चलिए और और कौन बताएगा? और जैसा कि मैंने कहा आप अपने शब्दों में बताएं, आप रिपीट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आप बोलें, अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहना चाहिए बस। आकलन से मैडम भावी रणनीति निर्धारित करता है शिक्षक कि बच्चों को किस तरह से अपने को कोई चीज सिखाना है कि वो बेहतर तरीके से सीख सके। यदि कहीं कमी रही तो कहाँ रही, क्या उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए आकलन बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक ने अभी तक अपना जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट रखा था, वो उसमें बच्चा उसके हिसाब से जो कौशल वो निर्धारित करके बच्चों को सिखाना चाहता था, वो कितना पूर्ण हुआ है, उसकी सार्थकता क्या रही, इसके लिए आकलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है सर कि हमारा जो उद्देश्य था वो कितना सार्थक हुआ, वह जानने के लिए बहुत जरूरी है आकलन। यस, ठीक है। और हेमेंद्र सर, कमलदीप सर? जी सर, जी मैम। हाँ जी जो सर। जो मूल्यांकन होता है, जो बच्चे का मूल्यांकन वो साल के अंत में होता है। तो यदि हम मूल्यांकन के लिए रुके रहेंगे तो छात्र साल भर में वो नहीं सीख पाएगा जिसकी हमें वो मतलब जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। इसलिए आकलन बीच में आकलन में इसलिए जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। और आकलन के यदि हम बच्चे का हम आकलन कराएं तो जब वो सब्जेक्ट चुनता है 11वीं में, तो उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं कि तुम्हें कौन सा विषय लेना चाहिए। मतलब बच्चे की रुचि के अनुसार, रुचि जिसमें अच्छी है या जिसमें ज्यादा एक्टिव है, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं कि ये विषय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम उसको सहयोग कर सकते हैं विषय चुनाव करवाने के लिए। बिल्कुल, मार्गदर्शन करने के लिए भी आकलन बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम पूरे साल के एंड का इंतजार करेंगे तो बीच में फिर हमें पता नहीं रहेगा, हम और कुछ कर नहीं पाएंगे ढंग से। इसीलिए बीच बीच में भी आकलन बहुत आवश्यक होता है। बहुत अच्छा पॉइंट था सर ये। यस, कमलदीप सर। मैम, आकलन से हमें ये निर्णय प्राप्त कर पाते हैं हम कि कक्षा में जो भिन्न भिन्न मानसिक स्तर के विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। तो क्या उनको सिखाने के लिए एक ही विधि पर्याप्त है? कुछ विद्यार्थी मेधावी होते हैं तो वो तो जल्दी सीख जाते हैं, जिनकी मानसिक स्तर अच्छा होता है। कुछ कमजोर भी होते हैं, निम्न मानसिक स्तर के भी होते हैं। तो समावेशी शिक्षा के लिए एक शिक्षक को निर्धारित करना होता है कि हर बच्चा उस सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करे। तो उनके लिए क्या क्या रणनीति होना चाहिए, क्या क्या योजना होना चाहिए, शिक्षण विधियों में किस प्रकार से वो तब्दीली करें, ये पढ़ाने के तरीके में किस प्रकार से तब्दीली करें। तो इसलिए भी आकलन जरूरी होता है। बहुत अच्छा पॉइंट था सर कि समावेशी शिक्षा अगर हमें करनी है तो बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, उनके स्तर के बारे में हमें पता चलेगा आकलन से, और उसी अनुसार हम हमारी
विधियों को, पद्धतियों को सुधार पाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यही सब बातों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप सबने बताया कि आकलन, अगर हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आकलन तो करना ही है। आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम बच्चों के संदर्भ में देखें तो आकलन से उन्हें भी तो प्रेरणा मिलती है ना। उन्हें लगता है कि हाँ भाई, हमें ये और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, हमें ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, या हमें और इससे आगे बढ़ना है। अगर हमने इतना समझ लिया है तो हमें इतना और समझना है। तो यह मार्गदर्शन करता है शिक्षकों का भी और बच्चों को भी आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है आकलन। इसका उपयोग कक्षा में दिए गए निर्देशों को बदलने, सुधारने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि आप सबने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा अभी मुझे बताया कि अगर हमें अलग अलग बच्चों के स्तर के हिसाब से कुछ करना है तो भी ये जरूरी है। अगर हमें सिर्फ ये जानना है कि हम जिस प्रकार पढ़ा रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं, वो तो भी आकलन बहुत जरूरी है। जिस भी प्रकार का अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ सुधार करना है, कुछ बदलना है या कुछ बेहतर करना है, तो उसमें आकलन हमारे बहुत काम आता है। यह विद्यार्थियों को कौशलों के अभ्यास और सीख को सुदृढ़ करने के मौके प्रदान करता है। अगर आकलन होता है तो विद्यार्थियों को और अभ्यास कार्य मिलता रहता है। जो भी उन्होंने सीखा है उसको लागू करना, उसको प्रयोग में लाना, और जो उन्होंने सीख लिया है उसको और सशक्त करना, उसे और पुख्ता करना, उन सब की लिए आकलन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये सारे बिंदु आपने हमें अभी बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। इसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने की गहराई को समझने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि एक सर ने बताया कि हम पूरे साल का अंत होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें बीच बीच में नियमित अंतराल पे ये देखना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है, हमें और कैसे पढ़ाना चाहिए। इसीलिए उसका नियमित अंतराल पे होना आवश्यक है बहुत, और यह बहुत उपयोगी साबित होता है इस मामले में। शिक्षक इन जानकारियों का उपयोग अपने शिक्षण के तरीकों में बदलाव और विद्यार्थी की समझ में सुधार के लिए कर सकते हैं। ऑलरेडी आप सबने ये मुझे बता दिया है, आप सब शिक्षक हैं, आप ये बात सबसे ज्यादा समझते हैं कि किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार में क्या करना है, किस जगह बदलाव लाना है, क्या केवल कुछ विद्यार्थियों के लिए चाहिए या ये पूरी कक्षा के लिए है। इसकी जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हम आकलन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो बदलाव या परिवर्तन या सुधार है उसकी जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए, उसको किस दिशा में हमें ले जाने की जरूरत है। इसकी जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हम आकलन करेंगे। आकलन का उपयोग विद्यार्थी को चिंतनशील प्रश्न पूछने और सीखने की रणनीति का विकास करने में समर्थ बनाती है। हम अच्छे प्रश्न बनाते हैं तो बच्चों को और प्रेरणा मिलती है, वे और सोच समझ पाते हैं। तो इसीलिए भी आकलन जरूरी है, और हमें क्या बदलाव लाने हैं उसकी रणनीति बनाने के लिए तो वो है ही। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बस रिपीट कर रहे हैं ताकि हम सबको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छी बात ये है कि मैंने बताया उसके पहले ही आप सबने ये बातें हमें बता दी थी। ठीक है। आकलन के वे तरीके जहां विद्यार्थी अपने कार्यों में बदलाव कर सकते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं कि वे किस स्तर पर हैं और किस प्रकार पुनरावृत्ति और अभ्यास से ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आकलन का उद्देश्य होता है कि जिससे जो जानकारी दोनों को मिलती है ना, आकलन से विद्यार्थी को भी मिलती है और शिक्षक को मिलती है। शिक्षक अपने स्तर पे क्या करते हैं, शिक्षक अपने स्तर पर इस तरह के बदलाव लाते हैं जो
शिक्षण के तरीकों, विधियों से संबंधित होते हैं, और कई बार और बड़े पैमाने के भी बदलाव आ सकते हैं कि हमने हमारी शिक्षा की नीतियों को या पद्धतियों को ही बहुत बड़े तौर पर बदल दिया। जैसे कि अभी आप सब लोग जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, वो एक बहुत बड़े पैमाने का बदलाव है ना। हम सब ये चाह रहे हैं कि भाई जो रट्टा मार के पढ़ने वाला जो है वो तरीका, और ये सब अगर हम इतने बड़े पैमाने का बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो बदलाव भी तभी संभव है ना जब हम आकलन कर रहे हैं, हम कुछ चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चाहे वह बदलाव छोटे पैमाने का हो, वो विद्यार्थी के स्तर पे हो, शिक्षक के स्तर पे हो, स्कूल के स्तर पे हो, या बहुत राज्य स्तर पे हो, उन सबको समझने का और उसमें कुछ भी कर पाने की संभावना तभी होती है जब हम किसी प्रकार का आकलन करते हैं और जानकारी मिलती है जो हमें उससे उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या बदलाव लाना है। तो इससे अलग अलग स्तर पे मदद होती है। तो विद्यार्थियों के स्तर पे वे ये समझ पाते हैं कि भाई उन्हें किस चीज का ज्यादा अभ्यास करना है, किस चीज को ज्यादा समझना है, या किन चीजों पर ध्यान देना है। और शिक्षक अपने स्तर पे समझते हैं, स्कूल अपने स्तर पे उसका प्रयोग करता है, और इस प्रकार से उसके पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। बार बार लिया जाने वाला योगात्मक आकलन जो समेटिव असेसमेंट है, वो बच्चों की सीखने की प्रेरणा पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये भी एक संभावना है, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है आपको ऐसा होता होगा? कोई बता सकता है इस बारे में? मैडम ऐसा होता होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा का बार बार हम आकलन करें, तो मतलब बच्चा ये ना सोचे कि हमें सर कमजोर समझते हैं, और उसमें मतलब निराशा की भावना पैदा हो, ऐसा भी ये कि भाई हमें बार बार क्यों परखा जा रहा है, ये एक संभावना से। और क्या हो सकता है इसमें? मैम बार बार उसकी परीक्षा लेंगे, मान लीजिए वो एक बार में सफल नहीं हुआ, दूसरी बार भी किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाता है या थोड़े ही सफल हो पाता है, तो उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति या कोई और उसके साथ वाला बच्चे ज्यादा बेटर तरीके से कर लिया और वो नहीं कर पाया, बार बार अपन आकलन कर रहे हैं दो कमजोर बच्चों का, तो उसके मन में आ जाएगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाएगा कि मैं शायद बेटर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, एक संभावना। और कोई बातें किसी को, मतलब और कोई बिंदु किसी को सूझ रहा हो इससे संबंधित? मैडम बार बार यदि आकलन किया जाए किसी, तो समय भी लगेगा। हाँ, समय भी लगता है, पर बच्चों के सीखने की प्रेरणा पर नकारात्मक प्रभाव कैसे समय लगता है, वो तो सही बात है सर, उसमें तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों के लिए और इसके क्या वो गैर फायदे हो सकते हैं? अरुचि भी हो सकती है मैम। हाँ, अरुचि हो सकती है इससे कि हमें बार बार जो वो जांचा जा रहा है, या इस तरह की कोई भावना होना उसके कारण। और कहीं पे ये भी हो सकता है कि अम, एक जो वो होता है ना कि जब भी आकलन होता है तो उसमें एक ये रहता है कि हमें कुछ अपेक्षाओं पर सही उतरना है, इसीलिए वो हो रहा है ना। तो उससे ये भावना भी आ जाती है कि बहुत ज्यादा, मतलब अत्यधिक अपेक्षाएं होने का जो एक भाव है, वो बहुत वो हो जाता है आ, बच्चों के मानसिक उसके लिए ना, कि हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखी जा रही हैं, जो इस तरह की जो भावना है वो आने की संभावना इसकी वजह से
बढ़ सकती है, जो बार बार अगर आपने इस तरह का। और दूसरा ये भी है कि जब आकलन होता है तो कक्षा स्तर पे, विद्यार्थी स्तर पे कहीं ना कहीं जो एक वो तुलना वाला आ जाता है ना, कि भाई आप अन्य विद्यार्थियों से किस प्रकार बेहतर हैं या नहीं है, तो उससे वो भी बढ़ जाता है। बार बार हम बार बार मतलब तुलना वाले उसमें चले जाते हैं कि पहले के मुकाबले अब कैसा है, अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले अब कैसा है। इस तरह जो तुलना वाला जो होता है वो भी उस वजह से बढ़ जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम आकलन कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमारा बहुत वो होना चाहिए, कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हम जो सही प्रकार का परिवर्तन है, जो सुधार है, जो बदलाव है, वो ला सके हमारे स्तर के अनुसार। और साथ ही साथ विद्यार्थी जब वो आकलन करें तो उन्हें और उससे प्रेरणा मिले, उससे उन्हें ऐसी अनुभूति आए कि हमें खुद को और बेहतर बनाना है, या हमें ये ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, या हमने ये जो सीख लिया इससे हमें बहुत संतुष्टि है। जो एक जो वो इस तरह की जो अनुभूति है वो आकलन में आना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें किस ओर संकेत दे रही हैं? ये बातें फिर से इस बात पर संकेत देती हैं कि अगर हमारा आकलन इस प्रकार से होना है कि बच्चे प्रेरित हों, उन्हें उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, वे प्रेरित रहें, वे और हम भी हमारे विधियों, पद्धतियों और रणनीतियों को बदल सके, सुधार सके, तो इससे हमें हर क्या संकेत मिलता है? इससे हमें ये संकेत मिलता है कि ये तभी संभव है जब हमारे प्रश्न उस प्रकार के होंगे, है ना। आकलन तो करेंगे ही, आकलन तो होगा ही, हम उसे अभिन्न हिस्सा है, हम उसे हटा नहीं सकते और उसे हटाना भी नहीं है। हमने अभी बात की कि आकलन महत्वपूर्ण है, आप सबने हमें इसके बिंदु बताए, पर आकलन अपना सही उद्देश्य प्राप्त कर सके उसके लिए बार बार संकेत इसी ओर जाता है कि हमारे प्रश्न प्रभावी हों, अच्छे हों, अच्छे प्रश्नों के सिद्धांतों पर बनाए जाएं, ताकि आकलन अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके। तो इन सारे बिंदुओं से हम यही संकेत देना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आकलन से संबंधित हैं और वो हमें जाननी है, हमें पता है, आप सबने ही हमें ये बिंदु बताए हैं, पर इसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे प्रश्न अच्छे होने चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक जो भी हमने चर्चा की है, क्या सबको स्पष्ट है अच्छी तरह? जी मैडम, आगे। ठीक है, जी मैडम। चलिए, हम समय पर भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम दो चीजों पर अब ध्यान देना चाह रहे हैं, और इसके अंतर आपने हमें बताएं, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन यानी जो हमने सीख लिया है, तो अब हमें जानना है कि हम कहाँ हैं, किस स्तर पे हैं, हमें क्या बेहतर करना है इत्यादि, तो वो उसका आकलन। और सीखने के लिए यानी कि जो हम अभी सीख रहे हैं उसको हम और बेहतर कैसे सीख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमें सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए, जो हमसे जो अपेक्षाएं हैं उस पाठ के संदर्भ में या जिस भी संदर्भ में, वो सारी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, तो वो सीखने के लिए आकलन होगा, ताकि हम उस प्रकार का सुधार कर सके। तो सीखने का जो आकलन है यानी कि जो हमने सीख लिया है उसकी क्या जो हम कह सकते हैं विशेषताएं हैं या गुण हैं, उस पर हम कुछ ध्यान देते हैं। इसका उद्देश्य योगात्मक होता है, जो हमने बताया समेटिव असेसमेंट, की जो आपने सीख लिया है तो अब हम देख रहे हैं कि आपने क्या सीखा और किस तरह आपने अच्छी तरह से सीखा या नहीं सीखा। तो इसका उद्देश्य योगात्मक होता है और यह सीखी हुई सामग्री को प्रमाणित कर पालकों व विद्यार्थियों को स्कूल में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताता है।
भाई हमने सीख लिया, हमारा आकलन हुआ, तो इससे क्या प्रमाणित हुआ, हमें पता चला कि भाई हमने कितनी प्रगति की है, हम कितना आगे बढ़े हैं, जो हमने पहले सीखा था उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हम कितना आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, या क्या हम पीछे चले गए हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो ये हो गया सीखने का आकलन। जो हम सीख लिया है उसको प्रमाणित करता है कि हमने कितना सीखा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्राय यह विद्यार्थियों की अन्य विद्यार्थियों की तुलना में स्थिति का संकेत देता है। जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि योगात्मक जहां हमने बात की कि उसका एक नकारात्मक ये हो सकता है कि क्योंकि वहां हम अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना तो हो ही जाती है, ठीक है, चाहे आप अंक दें ना दें, ग्रेड दें ना दें, पर कहीं ना कहीं एक वो जो तुलना वाला भाव है वो तो आ ही जाता है, क्योंकि प्रश्न है तो सही या गलत भी होगा, तो हम उससे तुलना तो हो ही रही है कि भाई एक विद्यार्थी का सही है और दूसरे का गलत है, तो इस विद्यार्थी और उस विद्यार्थी में क्या अंतर है, और जिसने गलत किया है उसको सही करवाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, तो उसका संकेत हमें आकलन से मिलता है। तो इसलिए आकलन जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि आकलन करना नहीं है, तुलना हो रही है इसलिए करना नहीं है, आकलन तो करना ही है, क्योंकि चाहे वह समावेशी शिक्षा हो या ना हो, अगर हम आकलन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस बारे में सुधार करना है। इसका परिणाम प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है। जो ये सीखने का जो आकलन होता है, यानी जो सीख लिया गया है और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने कितना सीखा, तो उसके क्या प्रतीक होते हैं। कभी ग्रेड दी जाती है, ABCDE ग्रेड हो गई, या फिर अंक, या फिर प्रतिशत, कई जगहों पे परसेंटाइल होता है, कहीं पे पहले ऐसा होता था ना कि क्या कहते थे, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, केवल ये भी हो सकता है, या फिर डिस्टिंक्शन है, मेरिट है, इस तरह के जो भी इसके अलग अलग जो भी इनके नाम हो सकते हैं, पर इसमें इस तरह के कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्त करने के लिए। आकलन हो गया तो उसका जो परिणाम है उसको घोषित करने के लिए इस तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता है। यह विशेषता है सीखने के आकलन की। इस प्रकार का आकलन अन्य प्रकार के कक्षा कक्ष आकलन गतिविधियों से अधिक प्रयोग किया जाता है। जो कक्षा में जब हम पढ़ा रहे हैं तब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं, है ना, तब हम कक्षा में कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उन सब गतिविधियों गतिविधियों से अगर इसकी तुलना की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो आकलन है, यानी कि सीखने का आकलन, जो आपने सीख लिया उसके बाद आपका आकलन हुआ, इसका प्रयोग अनाकलनों से अधिक किया जाता है। ये हम आमतौर पर जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें यह देखा जाता है। ठीक है, तो सीखने के आकलन के ये कुछ मुख्य बिंदु है। क्या आप सब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? कोई और ऐसी बात है जो आपको दिमाग में आ रही हो सीखने के आकलन से संबंधित, या इसी के संदर्भ में आप कोई उदाहरण देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो अब मैं वो जानना चाहती हूँ आपके विचार। मैडम, सीखने का जो आकलन है ये सत्र के अंत में होता है। बिल्कुल। और जो इसमें ग्रेड वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं, परसेंटेज बताए जाते हैं। जी। और कुछ आप जोड़ना चाहते हो इसमें तो वो भी बता सकते हैं। सीखने के लिए आकलन साल भर चलता रहता है। हाँ, सही बताया सर आपने, वो तो पूरे साल सिखाएंगे और वो पूरे साल चलता रहेगा, बिल्कुल, और ये सत्र के अंत में ही होगा। सही बात। और कोई बात आप शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें हमारे साथ? मैडम, ये जो आकलन है वो सीखी हुई सामग्री को मोटे तौर पर बताता है। मोटे तौर से तात्पर्य मेरा है कि वो किसी विषय विशेष में कमजोर है,
उसको बताता है। उस विषय विशेष में कोई टॉपिक विषय से मान लीजिए गणित ही है, तो गणित में वो जो रहता है उसमें रेखा गणित या दूसरा गणित जो रहता है वो किस में कमजोर है, इस पर वो कम बताता। बड़ी क्लास में बता सकता है लेकिन छोटी क्लास में नहीं बताता। बच्चा हिंदी में कमजोर है मतलब हिंदी में कमजोर है, अब वो कहाँ किस चीज में कमजोर है ये नहीं बताएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है धीरज सर आपका। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में मैं और थोड़ी सी चर्चा करूंगी, पहले आप सबकी बात मैं सुन लेती हूँ। और कोई बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स सीखने के आकलन के संबंध में? कुछ ऐड करना है कमलदीप सर, महेंद्र सर आपको? जी हाँ मैम, अभी जैसे पूर्व में आपने बात कही कि सीखने में नकारात्मकता या प्रेरणा की कमी हो जाती है आकलन के माध्यम से, और एक चीज दिखाई दे रहा है कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में स्थिति का संकेत कर देता है। जैसे साल भर हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं, मासिक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, और आपने अच्छे प्रश्न के बारे में भी कहा। तो जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं मैम, वो तो हमेशा हर टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं तो वो तुलना करते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा पाते हैं, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब आखिरी वार्षिक परीक्षा में जब पैटर्न बदल जाता है और प्रश्न अच्छे आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गए, बल्कि ऐसा होता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने में आता है आकलन के दौरान कि शिक्षक ने किस प्रकार से उनका आकलन किया है। यदि वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो ये अच्छे विद्यार्थियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसमें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। और ये बहुत बार होता है कि मान लीजिए पहले पहले जो आकलन चल रहे थे उसमें ज्यादा मैकेनिकल प्रकार के प्रश्न हैं, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको तो और भी अच्छे अंक मिल गए उसमें। और बाद में मान लीजिए वर्षांत में अगर इस प्रकार की परीक्षा आ गई जिसमें अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के ज्यादा क्वेश्चन है और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, तो वो थोड़े हतोत्साहित भी हो जाते हैं। पर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि पहले ये था और ये था, तो उनको बस ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। बट यस। हाँ, अगर इस प्रकार से आकलन के प्रश्नों में अंतर है तो ये बहुत अधिक संभावना है। और इससे फिर से हमारा इसी पे जाता है हमारा सवाल कि इसीलिए आकलन के प्रश्नों का अच्छा होना पहले से ही और हर बार कितना महत्वपूर्ण है ना, ताकि बाद में इस तरह की वो नहीं आए, परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। अगर आपके प्रश्न पहले से इस तरह बैलेंस्ड होंगे कि जिसमें मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग का सबका सही संतुलन और अनुपात है, तो वो हर परीक्षा में रहेगा। तो इस बात को हम बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट था। और वो कौन सा पॉइंट था जिसमें मैं, हाँ, धीरज सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया था कि जो मोटे मोटे तौर पे हमें बताता है कि भाई आप हिंदी में अच्छे नहीं हो या गणित में अच्छे नहीं हो, तो सर इस पे भी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है कि जो हमें अंक मिलते हैं, मान लीजिए 70% मिल गए, 80% मिल गए, या जो भी है, तो उससे हमें बस ये पता चलता है कि भाई हाँ, इस विषय में विद्यार्थी ने इतना किया है। जबकि अगर हम हमारे प्रश्न इस प्रकार, इसीलिए हमारे प्रश्नों का जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है और जो है वो सब क्लियर हो। और क्लियर से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उसमें हम ब्लूप्रिंट का, अब आप देखिए इसमें सब कुछ जो भी आपने पिछली कार्यशालाओं में सीखा है वो कितना उपयोगी साबित होगा आपके आकलन में। जो आकलन आप बनाएंगे उसमें आपने अगर ब्लूप्रिंट का ध्यान रखा पूरा कि भाई सिलेबस उसमें अच्छे से कवर हुआ है,
उसमें सारी चीजें आई हैं। आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे भी ध्यान दिया है, आपने मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग उन चीजों पे भी ध्यान दिया है, आपने प्रश्नों के विकल्प और वो सब अच्छे बनाए हैं, या आपने रूब्रिक अच्छी बनाई है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें आकलन के बाद ये तो पता चल ही रहा है कि बच्चा उस विषय में अच्छा है या नहीं है। पर अगर हमारा रिपोर्ट कार्ड ही थोड़ा सा और डिटेल्ड हो, जिसमें हर प्रश्न, और ऐसा हम जो हमारी जो संस्था है जहाँ पे हम कुछ रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं स्कूल्स को या अन्य लोगों को, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड इसीलिए बहुत डिटेल्ड में होता है। तो अगर हमारी रिपोर्ट ही थोड़ी इस तरह से डिटेल में हो, जिसमें मान लीजिए 10 प्रश्न है क्वेश्चन में, और हमें पहले से पता है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 इस कौशल को या इस चीज को जांच रही है, मान लीजिए वो है व्याकरण, और प्रश्न संख्या ये से ये पठन बोध को जांच रही है, और प्रश्न संख्या इससे फला से फला साहित्य बोध को जांच रही है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे रिपोर्ट पे इतना डिटेल्ड होगा तो हम बता सकते हैं ना कि आपकी हिंदी तो कमजोर है, पर हिंदी में आपको व्याकरण में ज्यादा समस्या है, आपको पठन बोध में ज्यादा समस्या है, या आपका लेखन कौशल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लेखन से संबंधित प्रश्न थे, रचनात्मक लेखन से संबंधित, उसमें आपने अच्छा नहीं किया है ना। तो आकलन मोटे तौर पे बताता है, पर हम अगर हमारे ब्लूप्रिंट पे इस तरह से ध्यान दें और रिपोर्ट पे इस तरह से ध्यान दें, तो हम उस मोटे मोटे चीज को जो प्रमाणित करता है उसको हम और थोड़ा सा सूक्ष्म में बता सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। पर आपका पॉइंट बहुत अच्छा था धीरज सर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने अभी सीखने के आकलन के बारे में बात की ना, कि जब बच्चे सीख लेते हैं और फिर हम उनका आकलन लेते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। परीक्षाएं होती है जो कि बहुत नॉर्मल है, आपने एक प्रश्न पत्र बनाया और उसका लिखित जवाब देना है सब बच्चों को, या फिर उसमें कोई प्रोजेक्ट कार्य हो सकता है, आपने पढ़ा दिया और अब आप कह रहे हैं आपको ये प्रोजेक्ट इस तरह से उसमें बनाना है, या फिर मान्यता प्राप्त। हाँ जी सर बताइए। मैडम, रचनात्मक आकलन, योगात्मक और निदानात्मक आकलन में समझा दीजिए, और उसमें क्या अंतर है? हाँ सर, मैं आपको बताऊंगी उस बारे में। अभी हम सीखने के आकलन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो सीखने का, एक सेकंड ना सर, जो सीखने का आकलन है हम अभी उसकी बात कर रहे हैं कि जो हम जब बच्चों ने सीख लिया है तो उसका आकलन फिर आमतौर पर इन तरीकों से किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त परीक्षाएं जो होती है उनमें क्या होता है, उसके उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? कौन सी होती है ये मान्यता प्राप्त परीक्षाएं? मान्यता प्राप्त परीक्षा होती है 10वीं 12वीं 11वीं, मतलब हाँ जिस जो साल के अंत में होती है उसको मान्यता प्राप्त परीक्षा बोल सकते हैं हम। हाँ, 10वीं 12वीं की, और जैसे अगर आपने ओलंपियाड का नाम सुना है, ये जो नहीं, साल, ओलंपियाड। हाँ हाँ सर बोल। हाँ, साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को हम मान्यता प्राप्त परीक्षा बोल सकते हैं। बिल्कुल, और जो मान्यता प्राप्त परीक्षाएं वे भी होती हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह होते हैं ना, गणित का ओलंपियाड हो गया, जो जी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर जी पर भी मान्यता प्राप्त परीक्षाएं होती हैं, उन्हें भी जी सीखने के आकलन में शामिल किया जाता है। भाई आपने ये सब सीख लिया, समझ लिया, अब आप किसी मानक के लिए इसकी परीक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी वो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए परीक्षाएं होती हैं। इस तरह की सारी परीक्षाएं सीखने के आकलन से संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सीखने के लिए आकलन, तो अभी हमने बात की थी सीखने का आकलन, यानी जो हमने सीख लिया है उसका आकलन क्या होता है, उसके क्या
गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या उदाहरण हैं? और कोई उदाहरण आप वहां देना चाहती हो इसमें, सीखने के आकलन में? और कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसमें? हुई है मैडम, हम्म। एनएएस की जो एग्जाम हुई है हाँ वो मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में आएगी। ठीक है, बिल्कुल। और कोई फॉर्मेट आपको? मैडम। हाँ बताइए सर। हाँ हाँ, हम जैसे कोई कोच खिलाड़ी को खेल सिखा रहा है और अंत में जब वो कंपटीशन होगा तो वो हाँ उसमें आ सकता है सीखने के आकलन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड में जो कोई प्रतियोगिता होती है या कंपटीशन, यस, वो हो गया सीखने का आकलन। आपने सीख लिया है, अब आपको उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। बिल्कुल, अच्छा उदाहरण है ये। और कोई उदाहरण आप शेयर करना चाहें तो? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन पे चलते हैं। सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य निर्माणात्मक है। निर्माणात्मक यानी हम छात्र जो सीख रहे हैं, जो उन्हें समझाना चाह रहे हैं, उसका उसको बढ़ा रहे हैं आगे, और बना रहे हैं उनके उनके ज्ञान का निर्माण करना, उन्हें समझाना। इसीलिए अर्थात विद्यार्थी जो वर्तमान में सीख रहे हैं उसमें योगदान देने के लिए है। जो वो सीख रहे हैं उनको वो ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, वो क्या वो कहीं अटक रहे हैं, या वो क्या कोई अवधारणा है जिस पे वो बिल्कुल, जिसके आगे वे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे की चीज नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो मुख्य रूप से वो सारी बातें जिससे आपको ये पता चल सके। हाँ सर बताइए। रचनात्मक आकलन के का मतलब रचनात्मक आकलन का प्रकार है सीखने के लिए। हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं सर कि पूछ रहे हैं आप? पूछ रहे हैं जो रचनात्मक आकलन है वो सीखने के लिए आकलन का प्रकार है, मतलब एक दूसरे के बराबर मीनिंग है। हाँ हाँ सर, मैं मतलब जो आऊंगी अभी। हाँ रचनात्मक आकलन को ही सीखने के लिए आकलन कहते हैं। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं हम। नहीं वो उसका एक प्रकार है, वो उसी को सीखने के लिए आकलन नहीं कहेंगे, पर ये उसका एक नहीं, प्रकार है। जैसे हमने आपके से निकाला कि आकलन के प्रकार, हाँ तो हमें 3 प्रकार के आकलन मिले, रचनात्मक आकलन, हाँ योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। तो जो हाँ रचनात्मक आकलन है उसी का अर्थ है सीखने के लिए आकलन की कोई ये अलग चीज है। हाँ, तो इसमें सर जब अभी जो हमने बात की सीखने का आकलन, जो हमने अभी जिसकी बात की ना, इसके जस्ट हाँ पहले, हाँ। तो जो आपने जो 3 बताए, उसमें जो योगात्मक आकलन है वो किस में आएगा? आप किसमें? बताइए सर, वो किस में आएगा? आप सोच के बता सकते हैं कि आपने जो 3 प्रकार बताए ना, तो अगर उसमें योगात्मक है तो वो किस में आएगा? योगात्मक आकलन सीखने का आकलन। यस, बिल्कुल सही सर। जो अभी हमने इतनी चर्चा की कि जब विद्यार्थियों को जो सीखना है उन्होंने वो सीख लिया, ठीक है, तो वो जो, नहीं तो हम हाँ यही हाँ, पूछना चाह रहे हैं कि जो रचनात्मक आकलन का अर्थ ही सीखने के लिए आकलन है। नहीं सर ऐसा नहीं है। ये सीखने के लिए जो आकलन होता है उसके, उसको किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, ठीक है, तो ये जी। उसके प्रकार हैं। तो ये जो 3 प्रकार आपने बताए, तो उसमें योगात्मक आकलन जो है
वो सीखने के आकलन में आएगा, और जो रचनात्मक और निदानात्मक आकलन है वो सीखने के लिए वाले आकलन में आएगा। ये केवल उनका आकलन लेने का जो तरीका होता है ना, उसका प्रकार है बस। ठीक है, क्या आपको समझ में आई मेरी बात? नहीं, एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं बताऊंगी सर। मैं अभी नेक्स्ट ठीक। जो हमारी स्लाइड आएगी ना, वो जी उसी पर है। ठीक है, जी हम आते हैं सर अभी वहां। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 3 नाम आपने बताए, उसमें से जी जो एक है योगात्मक, वो जैसे जी हमने पहले भी चर्चा की है, वो किस में आ जाता है? देखिए सर, मैं, सीखने का। हाँ जी, ये जो हमने बात की थी आकलन में, हम आज 2 प्रकार की बात कर रहे हैं, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। के ठीक लिए आकलन। है ना? जी इतना जी क्लियर है ना सर आपको कि हमने जी ये 2 अलग चीजों के बारे में बात की? फिर हम आए कि जी सीखने का आकलन, यानी कि विद्यार्थियों ने जो सीख लिया, यानी जो लर्निंग उन्हें हो गई है, उस लर्निंग को जानने के लिए कि भाई उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, उसके लिए हम आकलन ले रहे हैं। वो सीखने का आकलन होगा और उसके ये गुण हैं। उसका उद्देश्य योगात्मक होता है, इसीलिए योगात्मक आकलन सीखने के आकलन में आता है। उससे ये प्रमाणित होता है कि भाई बच्चों ने प्रगति की है कि नहीं की है, और अन्य विद्यार्थियों के साथ उनकी तुलना की जा सकती है उसके अंकों के हिसाब से, और उसके परिणाम अंकों या ग्रेड या इसके आधार पर दिए जाते हैं। और इस प्रकार का आकलन कक्षा में लिए गए अन्य आकलनों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, आपने सब सीख लिया, उसके बाद आकलन हुआ, इस प्रकार का आकलन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सीखने का आकलन। फिर हमने देखा कि सीखने के आकलन के क्या उदाहरण होते हैं, और हमने देखा भाई जो परीक्षाएं हैं कक्षा साल के अंत में या सत्र के अंत में, या परियोजना कार्य देना, मान्यता प्राप्त परीक्षाएं और कंपटीशन वगैरह, ये सब सीखने के आकलन में आते हैं। इसीलिए योगात्मक आकलन भी सीखने के आकलन में आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर आपको? ठीक है, अब हम जी आए जी इस स्लाइड पे जहां पे हम बात कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन। ठीक है, अब सीखने के लिए आकलन में क्या है, जैसा कि आप लोगों ने भी पहले बताया था, मैं वही दोहरा रही हूं कि यह पढ़ाई के साथ साथ होता रहता है, ये पूरे साल चलता रहता है। अभी किसी ने उदाहरण दिया था ना कि ये पूरे साल चलता रहता है। विद्यार्थी वर्तमान में जो सीख रहे हैं उसमें योगदान देने के लिए या जानने के लिए वो लगातार चलता रहता है। इसका क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे कि शिक्षक है ना, कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर वो बीच में अचानक कक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं ना, वो मौखिक प्रश्न, चलिए बताइए ये क्या होगा, है या नहीं? तो वो क्या हो गया? वो हो गया सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। बिल्कुल। इस प्रकार के आकलन प्रत्येक विद्यार्थी की समझ और सोच पर प्रकाश डालते हैं। ये कैसे? हम बोलते हैं ना, हम कक्षा में बोलते हैं अच्छा चलिए आप खड़े होके बताइए, अब आप खड़े होके बताइए। हम इससे क्या करना चाहते हैं? हम एक एक विद्यार्थी से अलग अलग पूछना चाहते हैं। जहाँ पे जिन कक्षाओं में बहुत ज्यादा छात्र नहीं होते हैं, उसमें कई बार ऐसा भी होता है ना कि टीचर रोल नंबर से जाते हुए कि भाई 1 से लेके पूरे 10 12 13 14 तक पहुंच जाएगी शिक्षक, और फिर कुछ पूछेगी अच्छा अब तुम बताओ। मतलब उसमें शिक्षक का पूरा ये ध्यान होता है कि जो भी अभी सिखाया जा रहा है वो उसी समय बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार के आकलन प्रत्येक विद्यार्थी की समझ और सोच पर प्रकाश डालते हैं, और इस कारण शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को फीडबैक देते हैं जिससे उन्हें अच्छी तरह सीखने व आगे ही उस चीज को सीखने में मदद मिलती है। जैसे उसी उसी टाइम अगर कुछ गलत हो गया तो शिक्षक उसी टाइम बच्चे को बता देगा ना कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा होता है, नहीं ये ऐसा नहीं है, चलिए आप बताइए कि ये कैसा होगा। हम ऐसा बोलते हैं ना कक्षा में,
फिर वो कोई और विद्यार्थी उसके बारे में बताता है। तो पाठ पढ़ाते समय ही जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछना या इस तरह की कोई गतिविधि करना जिससे हमें उसी समय पता चले कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है, तो वो सब किस में शामिल हो गया? सीखने के लिए आकलन में। ठीक है, ये आकलन अंत में नहीं किए जाते हैं, इन्हें सीखने के दौरान किया जाता है और प्राय इस प्रकार के आकलन कई बार होते हैं और ये संवाद आधारित है ना। शिक्षक बोलते जाते हैं, शिक्षिका बोलती जाती है, बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं, फिर वो चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए वो सीखने के लिए आकलन है। और इसी आकलन के ये प्रकार हैं सर। अब आपका जो प्रश्न था, जो रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन होता है, वो इसी का एक प्रकार होता है। सीखने के लिए जो आकलन है उनका नाम नहीं है, ये उनके प्रकार हैं। ठीक है जी, जैसे उदाहरण है। हाँ, उदाहरण है ये। जैसे संज्ञा के प्रकार होते हैं ना, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वैसे ही सीखने के लिए जो आकलन है ये उसके प्रकार हैं, रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। हाँ जी, हाँ जी, ये उसके प्रकार हैं। आप में से अगर किसी को भी पता हो इन दोनों के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं कि रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन क्या होता है। कोई भी यहाँ पे जिन्हें पता हो, आप अगर समझाना चाहें तो प्लीज बताएं इस बारे में। और भी मैं चाहती हूँ आप लोग उदाहरण दें इसके, कि सीखने के लिए जो आकलन है उनमें क्या क्या, मतलब क्या क्या शामिल होते हैं, किस प्रकार के शामिल हो सकते हैं आप, वो उदाहरण उस बारे में बताइए। चलिए, हम सीखने लगभग के लिए हाँ बताइए सर। सीखने के लिए आकलन में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जांच और संतुलन का एक तरीका शामिल है। मतलब वो जांचता है कि बच्चे को हम पहले बच्चे का आकलन करता है और फिर शिक्षण विधि उस प्रकार की शिक्षण विधि प्रयोग करता है और लगातार मतलब उसके आकलन करता जाता है और अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता जाता है। बिल्कुल, ये तो और आप निदानात्मक हाँ बताइए सर। निदानात्मक आकलन में वो मतलब उनकी परेशानियों का निदान करता है। मतलब जो देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसके अनुसार उनकी समस्या को निदान करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सर, ये आपने सही बताया कि वो शिक्षक कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर अगर उन्हें जिससे उन्हें पता चलता है कि अच्छा उन्हें ये समस्या हो रही है, तो उनके प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही होता है कि उन्हें उनकी समस्या का निदान करना है ना। ये आप बहुत अच्छा समझाया आपने। जबकि सीखने का जो आकलन है उसमें उद्देश्य निदानात्मक नहीं है, उसमें उद्देश्य यही जांचना है कि उन्होंने सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। हालांकि उसमें कितना भी सीखा, हाँ, कितना सीखा, ठीक है। पर यहाँ पे सीखने के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य निदानात्मक होता है, क्योंकि वे उसी समय उनकी समस्या का निदान करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको जो भी कठिनाई हो रही है समझने में, उसका निदान उसी समय कर दिया जाए। इसीलिए निदानात्मक आकलन सीखने के आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या अब आपको स्पष्ट हुआ सर? हेमेंद्र सर, शायद सर का ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरे टीचर्स हमें बताएं इसमें क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और क्या उदाहरण हो सकते हैं सीखने के लिए आकलन के। आप लोग सब टीचर्स है ना, आप क्या क्या मतलब यूज करते हैं क्लास में, आप ये बताइए हमें एग्जाम्पल्स इसके।
सीखने के लिए आकलन में मैम कभी कभी हम समूह चर्चा के माध्यम से भी पता लगा लेते हैं कि किसी टॉपिक पे या विषय वस्तु पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, या जैसे त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा या मासिक टेस्ट के माध्यम से जब हम परीक्षा लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी विषय वस्तु में इनको कठिनाई है, तो वो जानकर हम फिर उसी टॉपिक को फिर दूसरी तरीके से पढ़ाते हैं, या तो ये निदानात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एग्जाम्पल? कई बार हम वो करते हैं ना, कक्षा में प्रश्नोत्तरी कर ली, कोई क्विज जो बोलते हैं, जी हाँ, क्विज वो कर लिया। किस में आएगा? सीखने का आकलन में आएगा कि सीखने के लिए आकलन में आएगा? सीखने के लिए आकलन में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम उसी समय देखना चाहते हैं कितने जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अगर हम प्रश्नोत्तरी तुरंत उसी प्रकार लेते हैं तो हम उसी समय देखना चाहते हैं कि कितने सही उत्तर उन्होंने दिए, नहीं दिए, या कौन से प्रश्नों के उत्तर हुए सही नहीं दे पाए। तो ये इस तरह से ये सब उदाहरण होते हैं सीखने के लिए आकलन के। ठीक है, ठीक है। और कोई उदाहरण, और कोई बात आप सीखने के लिए आकलन से संबंधित आप साझा करना चाहें हमारे साथ, तो उस बारे में बताइए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया है तो वो भी बताइए, और आप अपने भी जो बताना चाहते हैं वो भी एक एक करके। तो हेमेंद्र सर ने बताया, कमलदीप सर, धीरज सर, महेंद्र सर, आप बताइए। जी मैडम। हाँ मैडम, बताइए। रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन के बारे में थोड़ा सा जो मेरे मन में है, तो रचनात्मक आकलन शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजना, शिक्षण विधियां, इनमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है, कैसे करें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये रचनात्मक आकलन है। और निदानात्मक आकलन जो है तो छात्र से संबंधित है। तो छात्र का आकलन करने के बाद छात्र के किस किस विषय वस्तु पर कमी है, कहाँ-कहाँ उनकी कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है। बिल्कुल सर, सही जी। बता। और धीरज सर, आपको कुछ शेयर करना है? जी मैम, निदानात्मक जो आकलन रहता है उसमें अपन देखते हैं कि बच्चा कहाँ कमजोर है। मान लीजिए कक्षा 7 में भी उसने संधि पढ़ी और कक्षा 8 में वो आया है, तो हम उस मतलब पूर्व ज्ञान उसका पूछेंगे, भाई तुम्हें कितना आता है। उसके बाद वो बताता बच्चा कि सर ये संधि का मतलब ये होता है, इतने प्रकार की होती है। और कहीं जब वो बात सही ढंग से नहीं रख पाता या कोई बात में कमी अपने को लगती है, तो अपने को एक रास्ता मिलता है कि अपने को उस बच्चे को कहाँ उसकी समस्या का निदान, उसको निदान की कहाँ आवश्यकता है। ये निदानात्मक आकलन है। बिल्कुल सर। और जो रचनात्मक आकलन है, ये जैसे कक्षा में यदि मुझे संधि पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में मैंने संधि के प्रकार बताए हैं, तो बीच बीच में मैं उनसे पूछता हूँ कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं, या एक शब्द पूछकर मैं बोर्ड पर लिखकर बताता हूँ कि इसका संधि विच्छेद कैसा होगा। ये रचनात्मक आकलन है। मैं हाथों हाथ उस चीज को फिर उनको समझा पाऊंगा। तो ये दोनों सीखने के लिए आकलन में आते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। जी। तो आपको ये सारे डिफरेंसेस, अब अच्छे से जो अंतर है ये समझ में आ गया ना, कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, इनमें उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या अंतर हैं, इनका क्या उद्देश्य है, और इनके क्या उदाहरण हैं। ये सारी बातों पर अब हमने चर्चा की, और अब हम इसी को थोड़ा सा वो देखेंगे, इनका सारांश जो होता है उस पर ध्यान देंगे कि सीखने के लिए जो आकलन है, यानी कि जो बच्चों ने, जो अब हम सिखा रहे हैं विद्यार्थियों को, तो उसमें शिक्षकों के लिए ध्यान रखने योग्य प्रश्न, ये वही प्रश्न है जिन पर ध्यान देकर आप अपनी जो भी
सिखाने का तरीका है, विधि है, या जो भी चर्चा आप करना चाहते हैं उसको आप अपनी इन प्रश्नों के आधार पर आप उसे केंद्रित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अब भी और क्या जानने की आवश्यकता है? क्या आपने इस तरह के प्रश्न पूछ लिए बच्चों से जिससे आपको पता चल गया कि उन्होंने क्या जान लिया है पर अभी उन्हें और क्या जानने की आवश्यकता है? उन्होंने इस पाठ से क्या सीखा? क्या ये पाठ बहुत सरल था? क्या ये पाठ बहुत सरल लगा उन्हें, या क्या ये बहुत कठिन लगा? ऐसा क्यों है? सरल लगा तो क्यों लगा, कठिन क्यों लगा? क्या मेरे शिक्षण के तरीके बच्चों के लिए प्रभावी रहे? किन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की समझ विकसित नहीं हो पाई है? क्या मैं विद्यार्थियों को वह सिखाने में सफल हुई या हुआ जो मैं उन्हें सिखाना चाहती थी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आपको इस बारे में वो मिलेगा कि हाँ, आप जो पढ़ाना चाह रहे थे उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। तो ये सारी बातें जो आपके जो सीखने का आकलन है, सीखने के आकलन के समय आप इन सारी बातों को शामिल कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई कुछ भी छूटा नहीं है। आपको पता रहे कि आपकी क्या दिशा रहेगी या क्या रणनीति रहेगी अगर अब आपको ये पाठ और आगे पढ़ाना है या जो भी करना है उससे संबंधित। तो उस आकलन से ध्यान रखने योग्य ये कुछ प्रश्न हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं बता रही थी कि हमने यहाँ पे वो सारांश किया है। दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। सीखने का जो आकलन है उसका उद्देश्य है बच्चों ने कितना सीखा, उन्हें अगली कक्षा में जाना है, उन्हें भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा सकता है। और कॉलेज में प्रवेश के लिए भाई अगर आपके इतने अंक आए हैं तो आपको इस कॉलेज में प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई नौकरियों के लिए भी होता है कुछ आकलन, भाई उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो निर्णय लेने के लिए सीखने का आकलन किया जाता है। इसका संदर्भ होता है अन्य विद्यार्थी, क्योंकि हमें जो परिणाम मिलते हैं हम उसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों से करते हैं, जिससे हमें ये जो निर्णय है वो लेने में मदद मिलती है ना कि भाई अगर इतने अंक हैं तो ये सब विद्यार्थी उस कक्षा में जाएंगे और जिन विद्यार्थियों के ये नहीं आए हैं वे इसी कक्षा में रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे विद्यार्थियों की तुलना होती है, इसीलिए यहाँ पे संदर्भ है विद्यार्थी और आकलनकर्ता तो शिक्षक ही होते हैं। और जो सीखने के लिए आकलन है यानी जो सिखाने के दौरान किया जाता है, लर्निंग के दौरान किया जाता है, उसका उद्देश्य मुख्य रूप से होता है शिक्षण संबंधित निर्णयों के लिए शिक्षकों को जानकारी देना कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं अब उसे कैसे पढ़ाना है, आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है, किस विद्यार्थी को क्या बताना है, किस प्रकार से करना है, वो सब निर्णय लेने के लिए आपको सीखने के लिए आकलन करना पड़ता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। उसका संदर्भ होता है बाहरी मानक या अन्य अपेक्षाएं। भाई आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो कक्षा का जो स्तर है या जो अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाओं पे आपके बच्चे खरे उतरे। इसीलिए आपका उद्देश्य होता है कि आप बच्चों को ये पढ़ाएंगे और वो उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं उसके लिए आपको सतत आकलन करना पड़ता है। इसमें भी मुख्य आकलनकर्ता शिक्षक ही होते हैं, पर उनका इस प्रकार से उनका उद्देश्य और संदर्भ अलग अलग होता है। सीखने के लिए आकलन में हमारा ये होता है कि हम जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी बातें अपेक्षित हैं, वो सारी ही चीजें बच्चों को आ जानी चाहिए, इसीलिए हम सिखा रहे हैं। जबकि दूसरे का उद्देश्य ये होता है कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में वे कैसा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए सीखने का आकलन किया जाता है। ठीक है।